The next topic is class 10th civics फेडरलिज्म. सो हमने चैप्टर 1 में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा था. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को अगर हम एक्सपैंड करके उसके बारे में और डिटेलिंग में पढ़ें सो दैट इज़ बेसिकली फेडरलिज्म. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फेडरलिज्म? सो अगर हम वापस से एग्ज़ाम्पल देखें श्रीलंका और बेल्जियम का, तो हमको ये याद आ रहना चाहिए कि बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया था दैट वाज कि बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिए गए एंड इट वाज अलॉटेड टू स्टेट गवर्नमेंट. सो फेडरलिज्म भी वैसे ही होता है, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है या वी कैन से लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, दैट इज़ फेडरलिज्म. यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ divided between central authority and its various constituent units. Okay, so this is the definition of federalism. तो जनरली फेडरेशन में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की होती है एंड एक गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली स्टेट या पर्टिकुलरली प्रोविंसेस के लिए होती है. इंडिया में हम तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फाइंड करेंगे. वन गवर्नमेंट इज़ फॉर द कंट्री एज अ होल, सेकेंड इज़ फॉर द स्टेट एंड द थर्ड वन इज़ लोकल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली एक स्मॉल रीजन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए ही आंसरेबल होती है. द नेक्स्ट इज़ फेडरेशंस और यूनिटरी गवर्नमेंट का छोटा सा कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं. यूनिटरी गवर्नमेंट एज द नेम सजेस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर, और अगर सब ऑर्डिनेट या सब यूनिट्स हैं भी तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहेंगे. दे आर नॉट हैविंग एनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही रूल्स बनाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को या लोकल यूनिट को वो फॉलो करना पड़ेगा. बट फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अपना जुरिस्डिक्शन होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नेवर इम्पोज और कैन नेवर प्रेशराइज टू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज दोनों के सेपरेट पावर्स भी होते हैं. और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि तुमको ये करना ही करना है. both these governments are separately responsible and answerable to the people. Now the next topic is about key features of federalism. So if we'll see, we can find there are 7 features of federalism. Number 1 feature is that there are 2 or more levels of government. जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, जितने भी फेडरेशन गवर्नमेंट देखी गई है, वहाँ पे हमेशा ये देखा गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है. Second feature says that different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. हर गवर्नमेंट भले ही सेम सिटीजन को गवर्न करती है, बट ईच गवर्नमेंट हैज़ अ डिफरेंट जुरिस्डिक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्टेट, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें अगर, तो जो रीज़न है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है. बट दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है, दोनों के जो पावर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है. देन द थर्ड इज़, जो भी जुरिस्डिक्शन की बात की हमने, वो सारी जुरिस्डिक्शन हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट, फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के कभी भी यूनिलेटरली चेंज नहीं किए जा सकते. अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो उसके लिए दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट ज़रूरी है. द फिफ्थ पॉइंट सेज, पावर किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का? तो पावर है कोर्ट के पास. जो हाईएस्ट कोर्ट है वो ही एक एम्पायर की तरह काम करती है अगर कभी डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. पॉइंट नंबर 6 इज़ रेवेन्यू के बारे में. आमदनी कहाँ से आती है? तो हर एक गवर्नमेंट का लेवल का जो रेवेन्यू का सोर्स है, इट हैज़ बिन फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर किसी को पता है कि उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे. पॉइंट नंबर 7 सेज द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव. तो फेडरल सिस्टम का 2 ऑब्जेक्टिव है. पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी.
क्या पहली चीज़ ये है कि कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में मौजूद है उसको भी साथ में लेके यूनिटी को भी ध्यान में रखना। सो ये बहुत क्रूशियल है हमारी कंट्री के लिए। अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कंट्री इतनी स्मूथली रन नहीं कर सकती। अब दो प्रकार के फेडरेशन के बारे में देखते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हाट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड व्हाट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो होता है जब बहुत सारे स्टेट्स साथ में आते हैं एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बहुत बड़े यूनिट बनाते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी आइडेंटिटी इंक्रीज़ हो सके, बढ़ सके। इसका एग्जांपल जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है दैट इज़ यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इनमें जो स्टेट्स होते हैं वो उनके पास इक्वल पावर होते हैं। सारे स्टेट्स आर हैविंग, ऑल द स्टेट्स आर हैविंग इक्वल पावर एंड दे ऑल आर एज स्ट्रॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट। जितनी स्ट्रॉन्ग फेडरल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। द सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। what does it mean? जब एक बड़ी कंट्री, a large country decides to divide its power between the constituent states, जैसे हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसने क्या किया है, पूरी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ है। हमारे इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं, तो अभी 28 हो गए हैं। एंड इंडिया इसका बहुत अच्छा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स भी हो सकती है। अब जो अगला टॉपिक है वो बताया है कि भाई इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट फिर भी अगर हम एक एक फीचर्स को ध्यान से देखें तो इंडिया बिल्कुल एक फेडरल कंट्री के रूप में उभरती है। जैसे कि हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में बिल्कुल है। उसके अलावा हर किसी का एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जुरिस्डिक्शन को और अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है कि किसकी क्या क्या पावर है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर किया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें 3 लिस्ट आती है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉनकरेंट लिस्ट। सबसे पहले यूनियन लिस्ट को देखते हैं। यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सिंस ये मैटर्स ऐसे मैटर्स होते हैं जो पूरे के पूरे कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री इट रिमेन्स यूनिफॉर्म, तो इसी के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब मैटर्स आते हैं जो पर्टिकुलरली एक स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सिंस इट इज़ ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट और लोकेलिटी, तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें लॉ बनाती है। एंड इसमें बनाए अगर कोई चेंज भी लाना होता है तो स्टेट ही गवर्नमेंट ही लेकर आती है। द थर्ड लिस्ट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे मैटर्स आते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट वाले मैटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशंस। दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं। और अगर कभी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इफ़ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी मैटर को लेके, तो सिंस यूनियन गवर्नमेंट सीनियर है दैट प्रिवेल्स। अब सिंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में लागू हो गया था, तो उसके बाद भी कई सारे मैटर्स आए। इट इज़ बहुत पुराना हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद भी 60 सालों में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई डेवलपमेंट हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाद में आया, तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए क्या किया है, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंतज़ाम कर रखा था कि अगर कोई मैटर बच जाता है इन तीनों में लिस्ट के अलावा, तो वो आएगा रेसिडरी सब्जेक्ट के अंदर और उसके लॉ बनाने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव स्टडीड वन मोर थिंग कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया
था कि पास पहले स्पेशल पावर थी। जम्मू कश्मीर का अपना बहुत सी डिफरेंट थी। इट वॉज फ्रॉम इंडिया में कुछ और चल रहा है, जम्मू कश्मीर में कुछ और चल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे दूसरे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स, उनके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो चीज़ें सब स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है जो कि अगर आप जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेना चाहते हो तो यू कैन नॉट बाय, क्योंकि वहाँ पे रूल ही ऐसा बना था कि जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर स्टेट का रेसिडेंट है वही वहाँ पे लैंड खरीद सकता था और कोई लैंड नहीं खरीद सकता था। हालांकि अब सारी चीज़ें बदल चुकी है, अब काफ़ी सारी चीज़ें में बदलाव आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया है, सेक्शंस आ गए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को भी जितने इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है। आगे कई सारे और भी यूनिट्स हैं हमारे कंट्री में जो ना तो स्टेट है बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सेपरेट स्टेट नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत छोटे भी नहीं हैं, और ना ही इसको किसी दूसरे स्टेट के साथ मग अप किया जा सकता है। तो ऐसी यूनिट्स को गवर्नमेंट ने नाम दिया है यूनियन टेरिटरीज़ का। फॉर एग्जांपल्स हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इस तरीके से बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इनका इनके पास भी ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंट पावर्स होते हैं, नॉट इक्वल टू स्टेट, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही रूल्स वगैरह बनाती है, वहाँ पे गवर्नर वगैरह को अपॉइंटमेंट किया जाता है। सो दिस इस तरीके से हमारे इंडिया में वर्क किया जाता है फेडरलिज्म का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पार्लियामेंट को कोई चीज़ें चेंज करनी है तो उसमें दोनों हाउसेस में उसको पास कराना पड़ेगा विद 2/3 मेजॉरिटी, एंड देन इट हैड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ द टोटल स्टेट्स, तभी कोई सारे प्रोविजंस चेंज हो सकते हैं। जुडिशरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बनाती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फेडरलिज्म फीचर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। हमारे इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें स्पेसिफाइड है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई करने से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। फेडरलिज्म लाने के लिए वो भी हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री में बहुत एक चैलेंज काम था, बट गवर्नमेंट ने क्या ऐसी सारी चीज़ें की जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है। सो जो पहला पॉइंट है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है? तो भाई जब स्टेट बनाने की बारी आई तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी सामने। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी जो चैलेंज हमारे सामने आया वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करना। इफ़ यू विल सी दिस मैप एंड इफ़ यू विल सी दिस मैप, इन दोनों मैप को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये है 1947 का मैप, इंडिया इन 1947, द डे वी गॉट आर इंडिपेंडेंस। ओके, एंड दिस इज़ द न्यू मैप। खैर इस पर भी अभी कुछ चेंजेस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर इज़ नो लॉन्गर अ स्टेट नाउ, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, बट इट इज़ द मैप ऑफ 2017, अ वेरी रीसेंट मैप। तो अगर हम इन दोनों मैप को कंपेयर करें तो विल फाइंड दैट देयर आर मैनी स्टेट्स दे हैव वेनिस्ड। अभी उनका कोई नामो निशानी नहीं बचा है। बहुत सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज, सारी चीज़ें, नेम्स, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ गया है। 1947 में फिर पाकिस्तान वगैरह का डिवीज़न हुआ। अब हुआ क्या कि स्टेट्स इस तरीके से डेवलप किए गए कि जहाँ पे लोग सिमिलर लैंग्वेज के थे उनको एक स्टेट बना दिया गया, और जहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट करना डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे कि कल्चर, एथनिसिटी, जोग्राफी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके स्टेट्स बनाए गए। तो जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की बात हुई थी तब एक बहुत बड़ा डर था लोगों के सामने कि यार इससे तो पक्का डिसइंटीग्रेशन आएगा कंट्री में, कंट्री बढ़ जाएगी, कंट्री नहीं टिक पाएगी। बट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना भी, सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, बहुत उसी कारण उन्होंने मना भी किया कि नहीं बनाया जाए। लेकिन अब एक्सपीरियंस अगर देखा जाए बहुत सालों से चलते आ रही है ये चीज़, एंड इससे ये समझ में आता है कि हमारी कंट्री इससे और ज़्यादा यूनाइटेड हो गई है। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। अब दूसरी बात लैंग्वेज की थी, यहाँ इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हर किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी हमारे लिए। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि
हिंदी तो सिर्फ 40% इंडियंस ही बोलते थे। उसके अलावा जो बाकी के 60% लोग थे वो अलग अलग भाषा बोलते थे। दे वर हैविंग देयर रीजनल लैंग्वेज, उनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस को स्केड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप यू कैन ऑप्ट एनी लैंग्वेज ऑफ द स्केड्यूल्ड लैंग्वेज। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो चैलेंज था वो था हिंदी के इम्पोजिशन को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक 1965 तक तो एटलीस्ट इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ एक ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये ऑफिशियल पर्पस का लिए जो इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, इट शुड बी स्टॉप वॉज टू बी स्टॉप इन 1965। लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने बोला यार इंग्लिश को चलने दीजिए। तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट भी हो गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी बात मानी और इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ में चल रहे हैं अभी भी। बहुत सारे क्रिटिक्स हालांकि इसके खिलाफ भी बातें करते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रही है इसके चलते। एंड एज रिजल्ट ऑफ इट कभी भी इतना कोई ख़तरनाक वायलेंट सिचुएशन हमारे इंडिया में लैंग्वेज के चलते तो एटलीस्ट नहीं आया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाइड है सब चीज़। तो पहले ये देखा जाता था कि जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी जो पूरे कंट्री की रूलिंग पार्टी जो होती थी वही स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल करती थी। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट होता क्या था कि जो रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वही पूरे के पूरे रूल्स अपने इम्पोज करती थी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो ठीक है, नाम तो था फेडरलिज्म का, लेकिन इन एक्चुअल सेंस फेडरलिज्म हमारे इंडिया में उस टाइम प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। और फिर जब रूलिंग पार्टी चेंज होने लगी स्टेट लेवल पे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी, कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करके वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते थे कई बार, जो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है फेडरलिज्म के लिए। तो 1990 में गवर्नमेंट ने एक चेंज लाया। चेंज क्या था भाई, ये एक एरा था, ये एक ऐसा समय था जब कोलिशन गवर्नमेंट एक नया टर्म इंडिया के लोगों ने समझा। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? A government formed by the coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. सो एक अलायंस होता है इलेक्शन लड़ने के पहले, जब 2 से 3 पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ती है, और जब उनकी सरकार बनती है तो उसको बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो क्योंकि हुआ क्या था, उस समय लोकसभा में किसी भी पार्टी को, एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो नेशनल पार्टी को सेंटर में आने के लिए अलायंस फॉर्म करना पड़ा। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट जो है थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल होने लग गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि तुम स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी बिना किसी प्रॉपर रीज़न के आप डिसमिस नहीं कर सकते। सो दिस वाज अ पॉजिटिव इफेक्ट जिससे हमारी कंट्री का फेडरलिज्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है।